फिफ्थ क्लास के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 6 चिट्ठी का सफर इसको करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसका अभ्यास भी करेंगे। देखिए बच्चों, जब हम चिट्ठी की बात करते हैं तो आजकल तो हमारे पास बहुत से ऐसे साधन आ गए हैं जिसके जरिए हम अपने संदेश जो हैं वो जल्दी से जल्दी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले तक जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे या टेलीफ़ोन भी नहीं थे, तो हम अपने संदेश जो थे वो दूसरों तक किस तरह से पहुंचाते थे। तो उसके लिए हमारे पास एक साधन था जिसे कहते हैं चिट्ठी। ठीक है, एक पत्र लिखकर हम अपने जो विचार थे या अपने जो भाव है उनको भेजा करते थे। ठीक है, अगर आप अपने माता पिता से भी पूछें तो वो भी पहले जब मोबाइल फोन नहीं थे या टेलीफोन नहीं थे, तो अगर कोई बाहर काम कर रहा है, दूर काम कर रहा है, तो उसको आप क्या करते थे, तो वो बताएंगे कि हम उन्हें चिट्ठी लिखते थे। ठीक है, हर तरह की बात करते थे, घर कैसा है, घर में कैसे हैं, हम कैसे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो संचार था वो चलता था चिट्ठी के जरिए। तो यही चिट्ठी का सफर जो है, इस पाठ को जो हम पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बात यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, ये आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। दूसरा, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। तीसरा, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। चौथा, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हो। देखिए बच्चों, जब हम कोई चिट्ठी भेजते हैं, मान लो यहाँ से हम भेज रहे हैं अपने शहर से बहुत दूर, जैसे मान लो हम भेज रहे हैं तमिलनाडु, तो जहाँ का हमने पता लिखा होगा और जिस भी इंसान को हम भेज रहे हैं, तो वो चिट्ठी वहां पहुंच जाती है उसके पास। तो वो कैसे पहुंच जाती होगी, ये प्रश्न तो उठते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे चार जो प्रश्न पूछे हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है। तो डाक टिकट क्यों लगाया जाता है, इसका उत्तर भी आप जानते होंगे कुछ ना कुछ। तो इसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि डाक टिकट जो है वो एक तरह का फीस है। आपके यहाँ से, आपके घर से, या जहाँ से आप चिट्ठी भेज रहे हैं वहां से लेके जहां तक वो पहुंचानी है, वहां तक की फीस। ठीक है, और पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। पूरा पता ये है कि आप उस व्यक्ति का नाम, ठीक है, वो कहाँ रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, किस शहर में रहता है, ठीक है, और किस राज्य में रहता है। जब तक आप ये पूरा पता नहीं लिखेंगे, और इसके साथ एक बहुत जरूरी बात वो है पिन। एक पिन कोड होता है 6 नंबर का। ठीक है, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी परेशानी आती है चिट्ठी मिलने में। ठीक है, तो पूरा पता ये होता है। और फिर है आपका कि आपको कितनी जल्दी है अपना संदेश पहुंचाने की। देखिए, एक नॉर्मल डाक जो है वो चलती है, इसके साथ ये एक और इजाद हुई है जिसे हम स्पीड पोस्ट कहते हैं, वो जल्दी आपकी डाक को पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरह की जल्दी है, कि जल्दी है या नहीं है, तो आप उस तरह से डाक को भेज सकते हैं। ठीक है, और जब मान लो कोई स्थान आपने बदल दिया है और आपने जो पुराना स्थान है वहीं का पता लिखा है, तो फिर चिट्ठी मिलने में परेशानी होती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे आते हैं।
इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। ये देखिए, ये लिफाफे हैं जहां पे पते लिखे हैं, यहाँ भी पता लिखा है, यहाँ भी पता है, लेकिन दोनों पतों में अंतर है। जैसे मान लो ये पता है, ये हमने यहाँ लिखना है, देखते हैं क्या है, महात्मा गांधी जहां हो वहां और वर्धा, ठीक है। और दूसरा पता जो है वो है श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, दी अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और इसमें पिन कोड भी है 110016, 110016, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों पतों को देखें तो ये अलग अलग तरह से, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है और साथ में जहां हो वहां। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, और यहाँ पे ये पूरा पता है, एक बिल्कुल सही पता है जहां को आप चिट्ठी भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात, जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी को सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जानते थे, ठीक है। और देश में जहां भी वो होते थे सभी को पता होता था कि महात्मा गांधी आज कहाँ हैं। इसलिए वहां पे, क्योंकि ये घूमते रहते थे, तो इसलिए एक जगह पे उनका पता तो होता नहीं था। तो इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी को जानते थे, इसलिए यही लिख देना कि महात्मा गांधी जहां हो वहां, तो ये उनके पास पहुंच जाया करता था। समझ गए? अच्छा जी, आगे आते हैं। ये दोनों पत्ते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां और वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। जब भी हम पता लिखते हैं तो हम सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, बड़ी इकाई की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम या कस्बा, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, ठीक है। फिर उसके गांव या शहर का नाम आता है। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं, ठीक है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। गंतव्य गंतव्य एक तरह के, इसका अर्थ होता है लक्ष्य भी होता है, ठीक है। या जहां आपने पहुंचना है उस स्थान को बोलते हैं गंतव्य। और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से जारी की, ठीक है। अब इसकी शुरुआत जो है, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई है, ठीक है। और इसको किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? पोस्टल नंबर योजना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो है वो पिन कोड की शुरुआत हुई। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड अब यहाँ पे जो आपका पिन कोड है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पहले पिन कोड के बारे में समझते हैं। पिन शब्द जो है वो है आपका हर एक, ये जो PIN, इसका हर एक शब्द का जो है, सॉरी, हर एक वर्ड लेटर का जो है अलग अलग शब्द बना है, ठीक है। जैसे P, P से बना है पोस्टल, I से बना है इंडेक्स और N से बना है नंबर। तो ये हो गया पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। और ये जो नंबर है ये 6 अंकों का होता है, ठीक है। और हर एक अंक जो है वो कोई खास स्थान को, किसी खास स्थान को बताता है,
ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास यहाँ पे है एक पिन 110016। अब यहाँ से हम क्या पता, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो पहले स्थान पर अंक है ये 1, ठीक है, ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, ये हमें बताता है राज्य के बारे में। अब जैसे ये 1 जो है ये कौन कौन से राज्य का पिन है, ये है आपका दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और अगले दो अंक अंक जो आपका 1 और 0 है, ये बताते हैं हमें किसी क्षेत्र के बारे में, ठीक है, कि उस क्षेत्र में चाहे वो जिले की बात हो, ठीक है, चाहे वो जनपद की बात हो, तो उसके बारे में बताता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके आखिरी अंक हैं वो उस क्षेत्र के डाकघर को बताता है, और अंतिम जो है वो आपके डाकखाने की बात करते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका पिन कोड है ये अपने आप में ही क्या है, अपने आप में ही एक पता है, ठीक है, ये अपने आप में ही एक पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखो कुछ पूछा गया है कि अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, वो पिन कोड पता करो, ठीक है, अपने घर के इलाके का पिन कोड पता करना है आपने, ठीक है, और प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं उसका पता करना है, समझ गए। तो ये आपको जैसे डाकघर है आपका, डाकखाना है, वहां से आपको ये मिल सकते हैं, अलग अलग शहर जो है उनका पिन कोड जो है वो आपको मिल सकता है, ओके। अच्छा आगे आते हैं, आगे हमारा क्या था कि जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। मैंने आपको बता दिया कि गांधी जी को किस तरह से बिना पिन कोड के या केवल उनके नाम लिखने से ही उनको पत्र मिल जाया करता था, वो मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी बहुत प्रसिद्ध थे, और वो यहाँ प्रसिद्ध नहीं थे, देश अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी जानते थे, इसलिए वहां से भी कोई लेटर आता था उनका नाम होता था और नीचे लिखा होता था जहां हो वहीं, ठीक है। तो वहां पे जहां पे वो होते थे, क्योंकि वो एक जगह पे तो रहते नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से वो पूरे देश में घूमते रहते थे, तो इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध था, सभी जानते थे, और जहां भी होते थे वहां उनको वो चिट्ठी जो है या लेटर जो है वो मिल जाया करता था, समझ गए। तो ये है आपका जो चिट्ठी का सफर यहां तक, ठीक है। आगे का, आगे क्या है, बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाते थे। अब सबसे पहले जब शुरू में हुआ, पहले तो हरकारे होते थे, फिर उसके बाद आपके कबूतर जो है वो आए, कबूतर जो है वो संदेश वाहक बने, ठीक है। कबूतरों के पांव में संदेश लिखकर भेजा जाता था, ठीक है। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जाए हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते हैं जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। हरकारे, हरकारे होते हैं जो आपका संदेश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल ले जाया करते थे, ठीक है। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कर जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो आज भी ये हरकारे जो है वो डाक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, समझ गए, ओके। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर
दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहवाज या हुमर वह प्रजाति है, ये दो प्रजातियां हैं किसकी, कबूतरों की। सिर्फ इन्हीं को प्रशिक्षण देके जो है डाक भेजी जा सकती है, जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर, उड़ीसा पुलिस जो है वो हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। उन इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक कविता में दी गई है। कविता का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो कोई क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। ठीक है, तो ये है आपका कि जो भी आपके जब संदेश की बात आती है, चिट्ठी की बात आती है, चिट्ठी कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले हरकारे थे, फिर उसके बाद कबूतर आए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डाक सेवाएं आई। डाक सेवाओं के अब तो आजकल तो नए नए तरीके जो हैं आपके संदेश पहुंचाने के आ गए हैं। कौन कौन से, मोबाइल फोन है आपका, टेलीफोन है आपका, इंटरनेट है आपका, इंटरनेट में आप ईमेल के द्वारा भी अपना संदेश बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। लेकिन चिट्ठियों जैसा संतोष कहीं नहीं है, क्योंकि चिट्ठियों में आप जो शब्द लिखते हैं, ठीक है, उनसे जो आपको एक तरह की सांत्वना और साथ में अपने भाव जो प्रकट करते हैं, वो आप चाहे आप एसएमएस भेज लो, चाहे आप कुछ कर लो, उस तरह का संतोष जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने एसएमएस भेज दिया, कुछ दिन रखेंगे वो डिलीट कर देंगे, लेकिन जो चिट्ठियां हैं उनको आप सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। तो ये है चिट्ठियों का सफर। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे इसके अभ्यास और अच्छा, आगे अभ्यास के प्रश्न करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उनको कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई? पाठ में बताया था मैंने, याद रखना। तो इसके लिए ऑप्शन है आपकी 15 अगस्त 1977, 15 अगस्त 1971, 15 अगस्त 1972। तो क्या है इसका उत्तर? हाँ, 15 अगस्त 1972। ओके, दूसरा है, पिन कोड की शुरुआत किस योजना के नाम से हुई? जो योजना थी उसका नाम क्या था? तो इसके जो ऑप्शन है वो है पोस्टल नंबर योजना, पोस्टल इंडेक्स योजना और डाक योजना। तो क्या उत्तर है इसका? इसकी शुरुआत हुई थी पोस्टल नंबर योजना। ठीक है, अच्छा, तीसरा प्रश्न है, पिन का पूरा नाम क्या है? जो पिन है उसका पूरा नाम बताया था मैंने आपको। तो पिन का पूरा नाम है, जो ऑप्शंस है, पोस्टल इन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नेट। क्या है इसका उत्तर? ख पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके, चौथा प्रश्न है आपका, पुराने समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे?
कैसे भेजे जाते थे भाई पुराने समय में? जो पुराने समय में उसके लिए जो ऑप्शंस हैं, डाक द्वारा, घोड़ों द्वारा, कबूतरों द्वारा। हाँ, इसका आंसर है कबूतरों द्वारा। फिर है आपका नंबर 5, राजा महाराजा किसके द्वारा संदेश भेजते थे? ठीक है, इसकी ऑप्शंस हैं आपके कबूतरों द्वारा, घुड़सवार हरकारों द्वारा, वजीरों द्वारा। इसका उत्तर है घुड़सवार हरकारों द्वारा। ठीक है, तो ये है कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आते हैं आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिसके छोटे आपको उत्तर देने हैं। पहला है कबूतर की कौन सी प्रजाति संदेश ले जाने के काम आती है? बताया था ना मैंने कि कबूतर की कौन सी प्रजाति जो है वो संदेश ले जाने के काम आती है। तो इसका उत्तर है कबूतर की गिरहवाज या हुमर प्रजाति। ये प्रजातियों के नाम है कबूतर की, गिरहवाज और हुमर प्रजाति संदेश ले जाने के काम आती है। दूसरा प्रश्न है किस राज्य की पुलिस दुर्गम इलाके में संदेश पहुंचाने के लिए हुमर कबूतरों का इस्तेमाल करती है? कौन सा राज्य है जहां पे दुर्गम इलाकों में जो संदेश पहुंचाना है तो उसमें हुमर कबूतरों का इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। जो राज्य है उड़ीसा की पुलिस दुर्गम इलाके में संदेश पहुंचाने के लिए हुमर कबूतरों का इस्तेमाल करती है। फिर है आगे एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में कितने किलोमीटर तक का सफर कर सकता है? तो इसका उत्तर है एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। समझ गए? तो ये हो गए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, अब आगे सबसे पहला प्रश्न है गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? कि गांधी जी का सिर्फ नाम लिखा होता था और उसको उनको पत्र जो था वो मिल जाता था, क्यों और कैसे? तो इसका उत्तर है गांधी जी भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। उनके बारे में सभी को पता होता था कि वे किसी खास समय में किस स्थान पर हैं। इस कारण उनको सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रश्न है अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? इसका उत्तर है निस्संदेह नाम और पता से लैस पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। मतलब ये कि जिस पत्र के ऊपर नाम और पता हो तो वो ठीक जगह पहुंच जाता है। तीसरा है नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? इसका उत्तर है नाम ना होने से डाकिये को यह पता करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि पत्र किसका है और हो सकता है उस आदमी की जगह किसी और के हाथ में पत्र पहुंच जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? जो पैदल हरकारे पाठ में पढ़ा हमने कि कबूतरों से पहले हरकारे जो थे वो क्या करते थे, चिट्ठियां पहुंचाते थे। तो उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो इसका उत्तर है पैदल हरकारों को हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था। उन्हें डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों और जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो उन्हें सामना करना पड़ता होगा। अब आगे है अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो।
कि कैसे किस क्रम में लिखोगे। तो किस क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या आएगा, घर का नंबर आएगा, फिर आएगा आपका गली मोहल्ले का नाम, फिर आएगा आपका खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, और फिर आएगा आपका जिले का नाम, और फिर आएगा आपका राज्य का नाम। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गया क्रम के कैसे आपने पता लिखना है। फिर है आपके तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा, इसका उत्तर भी हमने पाठ में पढ़ा था। इसका उत्तर है हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या, घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नंबर, फिर खंड का नंबर, फिर कस्बे या शहर का नाम या गांव का नाम, फिर जिले का नाम या जनपद का नाम, और फिर राज्य का नाम आता है। समझ गए? ओके, आगे चलते हैं। आगे है आपका अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। ये जो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपने खुद लिखना है। एक कोई आपके घर में कहीं से कोई पत्र आया है तो वो आपने देखना है, और उसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले पत्र लिखा किसने है उसका नाम, और किसे लिखा है उसका नाम, तारीख कौन सी है, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा। ठीक है, उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है डाकखाने की, जिसके ऊपर क्या डाकखाने का नाम भी होता है और तारीख भी होती है, वो आपने लिखनी है। ठीक है, और यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। समझ गए? तो ये सारी चीजें आपने खुद करनी है। अपने घर में कोई पत्र देखना है पुराना या नया ही आया हो तो उसमें ये चीजें ढूंढनी है आपने। ठीक है, और वो लिखनी है। ओके, अच्छा, अगला प्रश्न है आपका, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर उनका मूल्य पता करके लिखो। देखिए आपने नजदीकी, आपके नजदीक जो कोई डाकखाना है, ठीक है, वहां जाना है और वहां पे पोस्ट कार्ड का प्राइस करना है पता, मूल्य पता करना है। अंतर्देशीय पत्र होता है उसका मूल्य पता करना है, और एक लिफाफा, ठीक है, जिसमें पत्थर डाल के भेजा जाता है उसका पता करना है कि वो कितने रुपए का है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपने स्वयं करना है। ठीक है, डाकखाने जाके पोस्ट कार्ड का मूल्य पता करना है, अंतर्देशीय पत्र का मूल्य पता करना है, और लिफाफे का मूल्य पता करना है। ये आपका एक्टिविटी कार्य है। ओके, आगे, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। अब आपका देखिए, ये आपका एक तरह का प्रोजेक्ट कार्य है कि आपने क्या करना है, डाक टिकटें इकट्ठी करनी है। अब डाक टिकटें आपको मिलेंगी कहाँ से, डाक टिकटें आपको मिलेंगी डाकखाने से, डाकखाने या इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। ठीक है, और वो आपने अपनी कॉपी पर चिपकानी है। और कहाँ से कहाँ तक, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की डाक टिकटें डाकखाने में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी वहां से, और पैसे तो लगेंगे वहां पे। ठीक है, तो आपने जैसे देखो मैंने डाउनलोड की है इंटरनेट से, ये 1 रुपए का कोई भी, ये तो मैंने जो डाउनलोड की है वो है। हो सकता है डाकखाने में और तरह के मिले, लेकिन उसकी कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। फिर ये 2 रुपए की है, फिर ये 3 रुपए की है, ये 4 रुपए की डाक टिकट है, ये 5 रुपए की है, फिर ये 6 रुपए की है, फिर ये 8 रुपए की है, फिर ये 9 रुपए की है, और ये 10 रुपए की है। तो इस तरह से आपने डाक टिकट इकट्ठी करनी है और वो चिपकानी है अपनी कॉपी पर। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये शब्दकोश, शब्दकोश होता है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी में, हिंदी की डिक्शनरी में इस तरह से शब्दों के अर्थ दिए होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे संगीतज्ञ का अर्थ दिया है, संग्रह का अर्थ दिया है, इसी तरह से इसमें संचार का अर्थ भी दिया है। ठीक है, संचार का अर्थ दिया है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली या कम्युनिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष में टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि अलग अलग तरह से इसको अर्थ जो है वो आपको बताया गया है।
अब यहाँ पे पहला प्रश्न इसमें बोला है कि क्या बताना है आपने, इसमें बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। संचार, संचार के बारे में बताना है आपने, तो क्या लिखेंगे आप? किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन। जैसे ये देखिए, ये किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन। ये वाला प्रश्न, ये वाला जो है अर्थ है, ये हमारे पाठ में संचार के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसी में ख प्रश्न है, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी होती है। डिक्शनरी में जो शब्द दिए होते हैं उनमें क्या क्या जानकारी दी होती है, तो इसका उत्तर है कि शब्दकोश में शब्द के साथ उसके भिन्न भिन्न अर्थ, लिंग, वचन, पुरुष आदि जानकारियां दी गई होती हैं। ये सारी जानकारियां इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए संचार, ये पुलिंग, ठीक है, पुलिंग में इसका उत्तर ये होता है। ठीक है। उत्तम में, उत्तम पुरुष में ये होता है। ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी आपको देखिए लिखा होगा पुलिंग। ठीक है। फिर ये प्रत्यय, प्रय। ठीक है। इस तरह से अलग अलग आपको यहीं से कि वो शब्द जो है वो किस लिंग का है, किस वचन का है और किस पुरुष का है। ठीक है। तो डिक्शनरी में ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं। समझ गए? तो ये था आपका अभ्यास कार्य पाठ नंबर 6 का। ठीक है। तो इसके साथ ही अभ्यास कार्य आपका खत्म होता है, पाठ भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है। तो आपने ये एक बार देख के, दो बार देख के इसको समझना है पाठ को, और फिर इसके जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, वो कॉपी पे करने हैं। धन्यवाद।